टेक ओवर फियर्स। तो देखो, इस एडिटोरियल में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के हालात हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लॉकडाउन पीरियड हटेगा तो इसके बाद में क्या कर सकता है कि चाइना भारत की अर्थव्यवस्था में अपने पैर जमा सकता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का काफ़ी हद तक कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे चाइना ऐसा कर सकता है, उसके बारे में हम एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। तो ये टाइटल दिया है ना, टेक ओवर फियर्स। फियर्स का मतलब है काफ़ी सारे भय भारत को हैं। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल। किसी चीज़ का जब आप कंट्रोल ले लेते हो या किसी चीज़ को आप अपने नियंत्रण में ले लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं टेक ओवर। तो यही है कि भाई चाइना जो है भारत की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल काफ़ी हद तक अपने हाथ में ले सकता है, इस बात के भय हैं। आगे देखते हैं कि ए न्यूआंस्ड अप्रोच, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना न्यूआंस्ड, इसका मतलब होता है न्यूआंस्ड अप्रोच। अप्रोच का मतलब है कि भाई आपका दृष्टिकोण कैसा है, किसी चीज़ के प्रति आपका रवैया कैसा है। तो न्यूआंस्ड का मतलब होता है सूक्ष्म भेद युक्त, यानी कि बहुत ही एकदम छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर करना, छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल में लेना। ए न्यूआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर। में शायद, हैव बीन रहा होता, रही होती, बेटर मतलब बेहतर। तो एडिटोरियल यह कहना चाह रहा है। अब देखो एक चीज़ और आई है, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है ऑटोमेटिक रूट। देखो, जब किसी देश के माध्यम से, यानी कि किसी भी देश का ये जो होता है ना अपना एक तरीके से, ये जो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि किसी देश का जो पैसा है वो किसी अन्य देश में लगाया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है। तो उसके आने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट होता है यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना निवेश करना चाहता है भारत में, भारत की किसी कंपनी में चाइना जो है एक तरीके से निवेश करना चाहता है, तो चाइना को क्या करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट रूट से आ रहा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट में जैसे भारत की कोई कंपनी है और उस भारत की कंपनी में चाइना के निवेशक जो है वो पैसा लगाना चाहते हैं, तो सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, अपने आप, है ना, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट से। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, इन दो लाइंस में एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है उसको एक बार फिर से समझते हैं कि भाई जो भी पैसा चाइना का या जो भी निवेशक चाइना का निवेश करना चाहता है या जो भी निवेश भारत में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से चाइना के द्वारा किया जाता है, तो हम क्या कर सकते थे, हमने अभी हाल ही में क्या किया है कि एक तरीके से एफडीआई को बंद कर दिया है। ये देखो अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, भारत की बॉर्डर से लगे हुए जो भी देश हैं उनके एफडीआई को हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक थोड़ी सी हम कुछ अंतर देख सकते थे हम, यानी कि कुछ निवेश को अलाउ कर सकते थे, यानी कि सब में सबको रोक दिया ना, ये ठीक नहीं किया। न्यूआंस्ड का मतलब होता है सूक्ष्म भेदयुक्त, बारीकी से हम एक एक चीज़ का निरीक्षण करते और कुछ को अलाउ कर सकते थे और कुछ को अलाउ नहीं कर सकते थे, कि कुछ निवेश को अलाउ कर सकते थे और कुछ को नहीं कर सकते थे। इसमें क्या है, हमें न्यूआंस्ड अप्रोच अपनानी थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ए न्यूआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट यूजिंग ऑटोमेटिक रूट, कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में होता है इसमें हमको एक बारीक अप्रोच अपनानी थी, तो वो ज़्यादा ठीक रही होती है ना, शायद वो ज़्यादा ठीक रही होती, मे हैव बीन बेटर। अब देखते हैं आगे एडिटोरियल और क्या बात करता है कि द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि भारत सरकार का डिसीजन टू बैन, कि भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है किस चीज़ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, एफडीआई पर, थ्रू किसके माध्यम से, द ऑटोमेटिक रूट, यानी कि ये जो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से जो भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में आता है उस पर हमने रोक लगा दिया है। तो समझ गए ना, ये ऑटोमेटिक रूट मैंने आपको बताया कि भाई जैसे भारत की कोई कंपनी है, इस भारत की कोई कंपनी में ये चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये जो भारत की कंपनी है ना, इसको एक तरीके से, या फिर ये जो चाइना के निवेशक हैं, इनको भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब हम पैसा लगाना चाहते हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो हम खासकर यहाँ पे बात तो कर रहे हैं चाइना के लिए, लेकिन ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है ये उन समस्त देशों के लिए लिया है जिनकी भी बॉर्डर भारत से लगी हुई है ना, फ्रॉम नेबरिंग, कि भाई जो भी पड़ोसी देश हैं, दैट शेयर जो कि साझा करते हैं, ए लैंड बॉर्डर, कि भाई जिनकी भी बॉर्डर जो है ना वो भारत से लगी हुई है, विथ इंडिया। तो ये जो डिसीजन लिया है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हैज़ आया ना किसके लिए आया है, ये हैज़, ये आया इस डिसीजन के लिए, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि भाई ये जो सरकार का जो डिसीजन लिया है ना सरकार ने, तो इस डिसीजन ने क्या किया है, हैज़ रेज्ड आईब्रो। रेज का मतलब क्या होता है, खड़ा करना।
आईब्रो का मतलब आपकी आंख की ये जो भौहें होती है ना, उनको बोलते हैं आईब्रो। तो रेज्ड आईब्रो का मतलब क्या होता है? रेज आईब्रो का मतलब होता है कि भाई आपको क्या है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई है ना, तो आप जब अपनी त्योरियां चढ़ा लेते हो ना, भ्रुकुटी तान लेते हो अपनी, उसको बोलते हैं मतलब कि भाई रेज्ड आईब्रो। रेज्ड आईब्रो का मतलब है सरप्राइज, है ना, सरप्राइज व्यक्त करना, और आपको पसंद नहीं आई चीज़ ऐसा दिखाना, है ना, तो इनको ऊपर कर लेना, त्योरियां चढ़ा लेना, भ्रुकुटी तान लेना, उसको बोलते हैं रेज्ड आईब्रोज। कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है एफडीआई को बैन करने का, ये काफ़ी लोगों को मतलब पसंद नहीं आया, है ना, काफ़ी लोगों ने को आश्चर्य व्यक्त किया इस पर, और काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आया है। ये यहाँ तक बात हुई। अब देखते हैं आगे कि भाई क्यों पसंद नहीं आया, क्या कुछ चक्कर रहे। आगे एडिटोरियल फिर समझाता है कि दिस इज मेनली बिकॉज, ऐसा मुख्यतः इसलिए है, द मूव इज सीन, कि भारत सरकार का ये जो मूव है, यानी कि भारत सरकार का ये जो कदम है ना, इसको देखा गया है, इज सीन एज, किस तरह से, एम्ड एट, ध्यान में रखना ये एम के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम। एम एट का मतलब होता है भाई आपका उद्देश्य क्या है ना, आपका निशाना क्या है, कि भाई जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो क्या है, एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स, कि भाई काफ़ी लोगों को सीधा सीधा लग रहा है कि ये भारत सरकार ने जो फैसला लिया है ये एक तरीके से चाइना के खिलाफ है, मतलब कि ठीक है नाम तो ले दिया आपने सभी पड़ोसी मुल्कों के लिए, लेकिन मुख्यतः जो बात नजर आ रही है वो आ रही है चाइना के इन्वेस्टर्स के लिए। एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स, अभी चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया है आगे, है ना, ये जो हु लगा हुआ है ना, चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया, हु कुड एक्सप्लॉइट। अब देखो यहाँ पे जो कुड आया है ना, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए ना, कि भाई भविष्य में ऐसी संभावना बन सकती है कि ये जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, हु कुड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, दोहन करना, है ना, एक तरीके से फायदा उठाना। हु कुड एक्सप्लॉइट चीप वैल्यूएशंस इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन टू पिकअप इक्विटी इंटरेस्ट इन सेलेक्ट कंपनीज। अब देखो ये जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से शोषण कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। क्या? चीप वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी का मूल्य निर्धारण करना। तो क्या कर सकते हैं कि चीप वैल्यूएशन इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन। देखो क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एकदम डावाडोल चल रही है, बिल्कुल गिरी हुई है इस समय भारत की अर्थव्यवस्था। अब देखो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब है एकदम ये डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद में जैसे ही भारत की सारी आर्थिक गतिविधियां खुलेंगी, तो आर्थिक गतिविधियां खुल तो जाएंगी, लेकिन कंडीशन जो है अर्थव्यवस्था की कंडीशन है वो डिप्रेस्ड रहेगी, यानी कि बिल्कुल कंडीशन निराशा में रहना, डाउन रहना, यानी कि अर्थव्यवस्था डाउन रहेगी। तो ऐसे में क्या कर सकता है चाइना के जो निवेशक है ना, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, यानी कि चीप वैल्यूएशन, मूल्यों में एक तरीके से क्या कर सकते हैं वे कमी ला सकते हैं कि भाई चाइना जो है, चाइना में तो ठीक ठाक है काम अभी, तो चाइना के जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं वे भारत की कंपनीज में निवेश करके क्या कर सकते हैं, एक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन टू पिकअप, पिकअप का मतलब है उठाना, है ना, इक्विटी इंटरेस्ट। अब ये शब्द पे ध्यान देना, इक्विटी इंटरेस्ट। इक्विटी इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई जैसे भारत की कोई कंपनी है, उस भारत की कंपनी में चाइना के जो इन्वेस्टर है, भारत की कंपनी में चाइना का कोई इन्वेस्टर है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, भारत की कोई कंपनी है उसमें चाइना के इन्वेस्टर ने कुछ निवेश कर रखा है, उसकी मालकियत है, उसने अपनी हिस्सेदारी ले रखी है कि ये चाइना रहा, ये इंडिया रहा, ये इंडिया की कंपनी है, इस इंडिया की कंपनी में चाइना के किसी इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी ले रखी है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई इसका इक्विटी इंटरेस्ट है इसमें ना, इसकी भागीदारी है, इसकी हिस्सेदारी है ना, इन सेलेक्ट कंपनीज, यानी कि भाई भारत की जो कुछ कंपनीज हैं उन कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी उठा सकता है कौन, चाइना का निवेशक, और इस तरह से जो है चाइना फायदा पहुंचा सकता है अपने आप को, और एक तरीके से कह सकते हैं हम कि भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ, इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स। तो देखो ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का मतलब हुआ, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है बिल्कुल अवसर के अनुकूल, है ना, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का मतलब है कि आपने अवसर को देखा कि बिल्कुल मौका है और मौके का फायदा उठा के टेक ओवर कर लिया आपने, टेक ओवर कर लिया मतलब आपने कब्जा कर लिया चीज़ पर, नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो भय लगा हुआ है ना, कि भारत को भय लगा हुआ है कि चाइना जो है वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है, तो सिर्फ भारत को यह भय नहीं है, अन्य भी देश हैं उन्हें भी यही भय लगा हुआ है। तो इंडिया इज नॉट अलोन, अलोन मतलब इंडिया एकमात्र अकेला नहीं है, इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, कि भाई जिसको लग रहा है कि भाई चाइना जो है अवसर का फायदा उठा के और अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है।
एज जैसा कि प्रेस नोट 3 2020 सीरीज ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्क्राइब लिस्ट। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कि ये जो व्यापार मंत्रालय है ना, इसने क्या है कि एक प्रेस नोट जारी किया है। तो उस प्रेस नोट में ऐसी बात कही गई है कि भाई ये जो भय लगा हुआ है कि चाइना जो है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है, तो ये भय सिर्फ भारत को नहीं है, अन्य देशों को भी ये भय है। आगे देखते हैं कि इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहीं तक देखते हैं, इसके आगे चलते हैं आगे ना। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो नाम है, लेकिन मुख्यतः ये काम किया जा रहा है चाइना के डर के मारे, है ना, सारे के सारे देश। तो एडिटोरियल बता रहा है कि भाई जो भारत ने जैसे कदम उठाया है ना, क्या कदम उठाया है भारत ने कि एफडीआई को एक तरीके से बैन कर दिया है ना। तो भारत ने ये जो एक तरीके से बैन किया है, तो ये कदम सिर्फ भारत ने नहीं उठाया है, इसके अलावा अन्य भी देश हैं, इन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उन देशों का नाम लिया गया है एग्जाम्पल के रूप पे, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया। इनको भी यही डर लग रहा है कि चाइना जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर सकता है ना। तो नाम तो फॉरेन का लिया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों को, लेकिन मुख्यतः वो बात है चाइना की ही बात हो रही है। तो क्या कर सकते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक और खास करके चाइना के निवेशक? फिशिंग फॉर डिस्ट्रेस्ड एंटाइटीज। एंटाइटी का मतलब हो गया एक तरीके से इकाई, कोई भी कंपनी समझ लो आप, है ना। डिस्ट्रेस्ड का मतलब है कि भाई जो परेशानी की हालत में है। डिस्ट्रेस्ड एंटाइटीज का मतलब है कि भाई वे कंपनी जो परेशानी की हालत में है। अभी देखो यहाँ पे एक शब्द आया फिश, FISH, पता है आपको FISH है ना। फिश का मतलब मछली। एक और मतलब होता है फिश का। फिश का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली और बाय कनिंगली, है ना, कि आप जब चालाकी से कुछ पाने की कोशिश करते हो या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ पाने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं फिशिंग। तो देखो क्या है कि ये एक तरीके से खास करके लिए नाम तो हो रहा है विदेशी निवेशकों का, लेकिन बात की जा रही है खास करके मुख्यतः चाइना के निवेशकों की, कि भाई ये जो चाइना के निवेशक हैं ये चालाकी से फिशिंग कर सकते हैं, मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर डिस्ट्रेस्ड एंटाइटीज़, कि भाई काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वे परेशानी की हालत में, तो उन मतलब भारत में जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं या जो भारत की जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वे परेशानी की हालत में, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं चाइनीज़ के निवेशक, है ना। डिस्ट्रेस्ड एंटाइटीज़ इन नीड ऑफ कैश। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं भारत में या अन्य देशों में, तो भारत में जो कंपनीज़ हैं वे क्या है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इन नीड ऑफ कैश इन द पोस्ट कोविड-19 सीनेरियो, कि भाई कोविड-19 के बाद में, यानी कि पोस्ट कोविड-19 सीनेरियो का मतलब है कि भाई एक तरीके से ये जो हम लॉकडाउन हटा देंगे तो उसके बाद का जो नज़ारा होगा, तो उसके बाद का नज़ारे में हम क्या देख सकते हैं कि भाई उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी कंपनीज है भारत में, उनको पैसों की ज़रूरत होगी, वे परेशानी में होंगी, तो इस परेशानी की हालत का फ़ायदा उठाकर, है ना, इसीलिए कहा गया फिशिंग, है ना, इस परेशानी की इस परेशानी की स्थिति का फ़ायदा जो है ये चाइनीज़ निवेशक जो है उठा सकते हैं। आगे देखते हैं कि चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि भाई जो चाइना का निवेश भारत में हैज़ बीन रहा है ऑन ए शार्प अपकर्व। देखो अपकर्व का मतलब ये ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे किसी भी चीज़ को दिखाना हो, तो यानी कि एक तरीके से ये जो चाइना का निवेश है ना ये हमेशा बढ़ता ही रहा है भारत में, इसलिए ये कहना चाह रहा है कि चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज़ बीन ऑन ए शार्प, शार्प का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तीखा, बहुत तीव्र, शार्प अपकर्व इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो चाइना का निवेश है वो भारत में बढ़ता ही रहा है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी। तो ये एक स्टडी की गई, ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी, एक सर्वे हुआ या एक अध्ययन हुआ, तो उस अध्ययन में क्या हमें देखने को मिला, उस अध्ययन में ये बात हमें देखने को मिली कि द टोटल करंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि वर्तमान में चाइना के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है और जो प्लान, जो योजना चाइना ने बना रखी है इन्वेस्टमेंट करने की भारत में बाय चाइनीज़ इन्वेस्ट एंटाइटीज़, यानी कि चाइनीज़ इकाइयों द्वारा या चाइनीज़ कंपनियों द्वारा, इज ओवर $26 बिलियन, कि वर्तमान में चाइना का जो निवेश भारत में है और जो योजना चाइना के निवेशकों ने भारत में निवेश करने की बना रखी है, उस टोटल को अगर हम देखें तो लगभग $26 बिलियन का कारोबार चाइना एक तरीके से भारत में कर रहा है। आगे देखते हैं कि चाइनीज़ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, कि भाई ये जो चाइना का पैसा है, चाइना की जो पूंजी है वो निवेश की जाती है नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज, न केवल ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज में। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा ये क्या है, आर्थिक, ये जो इकोनॉमिक एडिटोरियल होते हैं ना, इनमें कुछ टर्म्स होती हैं उनको समझना पड़ता है। तो इसको देखते हैं ये क्या है, ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं, कि ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है
कि जहाँ पर कस्टमर गया और उसका सामना फेस टू फेस होता है, कि जैसे आप गए, कहाँ पर गए, आप रेस्टोरेंट में गए किसी पे, है ना, किसी रेस्टोरेंट में गए आप, तो वहाँ क्या है, आपको रेस्टोरेंट वाला आदमी खड़ा है, आप पैसे दोगे और सीधा सीधा, यानी कि एक तरीके से फिजिकली आप कांटेक्ट में आओगे उसके। या फिर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए, है ना, किसी पंसारी की दुकान पे या परचूनी की दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, तो सीधा सीधा जो कांटेक्ट होता है ना आपका, उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप गए। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं हमारे, ऐसी जो इकाइयाँ होती हैं वो ब्रिक एंड मोटर कहलाती हैं। तो ये तो हो गई ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज। अब देखो दूसरी, साथ ही साथ ध्यान देना, बट इन टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक स्टार्टअप्स का मतलब ये होते हैं, यही उद्योग धंधे जो होते हैं ना, वेयर। अब देखो इसके अलावा जैसे कि एक तो ये हो गया ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्री। अब देखो दूसरी क्या इंडस्ट्री होती है, पेटीएम, स्विगी, ओला। अब देखो ओला है, तो ओला के आप सामने फेस टू फेस थोड़ी खड़े होते हो, सामने टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हो जो भी करना है। स्विगी है ना, तो आपको जो भी फूड ऑर्डर करना है अपना, स्विगी है ना, ये जो है फूड ऑर्डर करने की, आप इसके माध्यम से फूड ऑर्डर करते हो। या फिर पेटीएम है, पेटीएम पे आपको कुछ भी करना है तो आप अपना मोबाइल उठाया या फिर आप अपना कंप्यूटर उठाया और जो कुछ करना है आपने अपना ट्रांजेक्शन कर लिया। यानी कि फिजिकली आपको कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है ना। इनके स्टोर्स नहीं होते, फिजिकल स्टोर नहीं होते इनके एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्चुअल स्टोर होते हैं। ओला है, जोमेटो है या बिग बास्केट है, तो ये तो है ना। और इसके अपोजिट जो होते हैं, जो कि फिजिकल स्टोर होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट है या फिर कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो ये आएंगे ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज में। तो अब देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाह रहा है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आई है। मैं आगे देखते हैं कि चाइनीज कैपिटल इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज, कि चाइना का जो पूंजी है न केवल ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज में निवेश की जाती है, साथ ही साथ चाइना जो अपना पैसा है वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनमें भी निवेश करता है। वेयर अलीबाबा, ये अलीबाबा जो है ना, चाइना की बहुत बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है अलीबाबा, है ना। अलीबाबा एंड टेंसेंट, ये भी एक कंपनी का नाम है चाइना की, एंड टेंसेंट हैव फंडेड। तो ये जो अलीबाबा है या फिर ये जो टेंसेंट है, इन्होंने पैसा दिया है ना, इन्होंने अपनी पूंजी लगाई है। हैव फंडेड ए होस्ट ऑफ इंडियन नेम्स सच एज, अब जैसे कि भारत की जो कंपनीज है ना, जैसे कि पेटीएम है, स्विगी है, ओला है या फिर जोमेटो है या फिर बिग बास्केट है, इनमें भी चाइना ने अपना पैसा लगाया है। चाइना ने अपना पैसा अलीबाबा और टेंसेंट कंपनी के माध्यम से इनमें पैसा लगाया। तो एक तरीके से क्या बात सामने आई हमारे सामने, कि चाइना जो है वह ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज़ में तो पैसा लगा ही रहा है, साथ ही साथ ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें भी अपना पैसा निवेश कर रहा है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहना चाहता है, कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, अब यह काफ़ी हद तक संभव है, दैट ए मूव टू कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, कि भाई दैट ए मूव टू कर्व और कंट्रोल, देखो लिखा हुआ है ना, कर्व और कंट्रोल एक ही बात होती है, इन दोनों का मतलब है ना, कर्व का मतलब कंट्रोल करना ही होता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। अब देखो इस शब्द को ध्यान देना, ऑन द कार्ड क्या मतलब होता है। इस ऑन द कार्ड का मतलब, आप कहो कि यार ये चीज़ जो है ना मेरे कार्ड पे है, ऑन द कार्ड है ये चीज़, इसका मतलब है आप उस चीज़ को करने का प्लान बना रहे हो, यानी कि ये वो योजना आपके दिमाग में है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट को रोकने की प्रक्रिया सरकार के दिमाग में पहले से ही चल रही थी, है ना, ऑन द कार्ड, एंड दैट कोविड-19 वाज अ गुड एक्सक्यूज टू पुल द ट्रिगर। और ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये जो कोरोना वायरस है, ये एक बहाना मिल गया हमें, है ना। भारत सरकार के दिमाग में पहले से ही थी बात कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाए, और अब ये कोविड-19 का जो है बहाना मिल गया। कोविड-19 वाज अ गुड एक्सक्यूज, एक अच्छा एक्सक्यूज मिल गया, अच्छा बहाना मिल गया, टू पुल द ट्रिगर। अब इस शब्द पे ध्यान देना, इस फ्रेज को देखना, टू पुल द ट्रिगर। पुल का मतलब है खींचना, ट्रिगर का मतलब है एक तरीके से जो रिवॉल्वर होती है या जो बंदूक का घोड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रिगर। कि अब एक तरीके से आप क्या है कि रोकने की कोशिश तो कर ही रहे थे, आपके दिमाग में ये योजना तो चली रही थी, अब ये जो कोविड-19 आ गई तो इसके माध्यम से आपने घोड़ा दबा दिया। यहाँ घोड़े का मतलब है वो जो बंदूक का घोड़ा होता है ना, उस ट्रिगर को आपने खींच दिया और अपने काम को जो आपके दिमाग में पहले से था उसको जो है अंजाम दे दिया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, कि ये भी काफ़ी हद तक संभव है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये भी काफ़ी हद तक संभव है कि भाई ये जो चाइना के इन्वेस्टमेंट जो भारत की कंपनीज़ में किए जाते हैं, कि ये पहले से ही दिमाग में था भारत के या भारत सरकार के, और कोविड-19 का बहाना मिल गया और एक तरीके से आपने जो है अपना ट्रिगर दबा दिया। आगे देखते हैं, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनईज, देयर हैज़ ऑलवेज बीन, कि हमेशा से रहा है, क्या रहा है, अनईज। अनईज का मतलब है बेचैनी की हालत होना, है ना। किस बात पर जो है बेचैनी की हालत रही है, ओवर द फैक्ट, इस तथ्य के ऊपर, दैट देयर इज अ थिन लाइन, की बहुत ही बारीक रेखा है,
दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इन चाइना। कि देखो ये जो चाइना है, चाइना में जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, यानी कि एक तरीके से ये जो व्यक्तिगत जो कंपनियां हैं ना, या फिर एक तरीके से स्टेट सेक्टर यानी कि सरकार का जो क्षेत्र है, यानी कि सरकारी कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं, इनमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है चाइना में। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है, मतलब बहुत ही बारीक भेद है। एंड सेवरल कंपनीज, और काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं देयर चाइना में है, चाइना की बात की जा रही है कि भाई चाइना में प्राइवेट कंपनीज हैं और सरकारी कंपनीज हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और चाइना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जो चाइना की कंपनीज हैं देयर ट्रेस लिंकेजेस, उनके कनेक्शन को हम पता लगा सकते हैं। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, किसी मार्ग को फॉलो करना, है ना। ट्रेस का मतलब है किसी मार्ग को फॉलो करना। तो हम चाइना तो इन कंपनीज की कनेक्शनों को देख सकते हैं बैक, मतलब यहाँ चाइना के संदर्भ में बात हो रही है, बैक टू द सिक्योरिटी अपराटस। इस शब्द को ध्यान देना, सिक्योरिटी अपराटस। अपराटस का मतलब होता है उपकरण या फिर यंत्र, कि एक तरीके से ये जो चाइना का सुरक्षा यंत्र है ना ऑफ दैट कंट्री, यानी कि चाइना का जो सुरक्षा यंत्र है, तो उस चाइना के सुरक्षा यंत्र से ये सारी की सारी कंपनीज जुड़ी हुई है। यानी कि चाइना और चाइना से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना पूरा की पूरा एक तंत्र निर्मित कर रखा है। ये एडिटोरियल फाइनल बात यहाँ तक करना चाहता है। आगे देखते हैं। कुल मिला के ये जो कंपनीज है चाइना की, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो चाहे वो चाइना की सरकारी कंपनीज हो, वो चाइना के हित में ही काम करती हैं। आगे देखते हैं, चाइना की सुरक्षा के लिहाज से ही काम करती हैं वे। आगे देखते हैं कि while the decision to introduce a layer of government approval is probably valid, probably संभवतया, while जबकि, है ना, ये जो while से कोई अगर सेंटेंस शुरुआत होता है ना, तो क्या है कि उसमें एक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हमें देखने को मिलता है ना, दो वाक्य जुड़े होते हैं while से जब तो एडिटोरियल कहता है कि ठीक, एडिटोरियल क्या बताना चाहता है मैं, जबकि कि ये सरकार ने डिसीजन लिया है, इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को लेके आना, कि ये जो सरकार एक लेके आई है, इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, ए लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज प्रोबेबली वैलिड। लेयर का मतलब एक परत चढ़ा दी है सरकार ने कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो वो ऑटोमेटिक रूट को बंद कर दिया है सरकार को। आपको क्या करना है कि भाई कोई भी विदेश से निवेश अगर भारत में आ रहा है तो पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक रूट को बंद कर दिया। तो एक परत चढ़ा दी हमने, है ना, एक तरीके की तह बना दी, एक लेयर बना दी कि भाई आपको जो है भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि संभवतया ये बात ठीक भी है, इज वैलिड, है ना, ये ठीक भी है इन द करंट सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बात ठीक भी लगती है। द गवर्नमेंट कुड हैव, लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहना चाहता है कि भारत सरकार ऐसा कर सकती थी। देखो ये लिखा हुआ है ना, कुड हैव अडॉप्टेड, इसका मतलब हुआ कि ऐसा किया जा सकता था। द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड, क्या अपना सकती थी, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, कि सरकार जो है अपना सकती थी, क्या अपना सकती थी, ए मोर नुआंस्ड अप्रोच। नुआंस्ड का मतलब मैंने बताया आपको, सूक्ष्म भेद युक्त, है ना, बारीकी से भेद करना। कि एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई विदेशी से जो सारा की सारा जो निवेश आता है ना, उनमें से कुछ निवेश भारत के लिए लाभप्रद भी है। यानी कि कोई निवेश अगर ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से आता है तो वो कुछ लाभप्रद भी है, तो हम जो है बारीकी से भेद कर सकते थे, और जो निवेश भारत के हित में है उसको हम अलाउ कर सकते थे, है ना, नुआंस्ड अप्रोच अपना सकते थे, है ना, सूक्ष्म भेद, या एक तरीके से जो हमारा दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा बारीकी से होना था। आगे देखते हैं, एडिटोरियल और आगे समझाएगा क्या कहता है कि जैसे कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब देखो बात आती है कि भाई ये जो है कि ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो देखो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ये है चाइना और ये है इंडिया। अब क्या है कि एक तो क्या है कि ये जो इंडिया की कंपनीज हैं काफ़ी सारी, एक तो क्या है कि चाइना के जो निवेशक हैं वो इन इंडिया की जो कंपनीज है ना उनमें पैसा लगाएं अपना। दूसरा होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई चाइना की कंपनी है, जैसे कि हमने माना कि चाइना की कंपनी है अलीबाबा। अब क्या करे, ये अलीबाबा ही एक तरीके से यहाँ पर ज़मीन खरीदे भारत में, और ज़मीन खरीद के अपना ही विस्तार करे, है ना, अपनी एक कंपनी स्थापित करे या अपनी सहायक कंपनी को स्थापित करे। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होगा ना उसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है ना ये कम किया जाता है क्योंकि इसमें रिस्क रहती है, क्योंकि आपको ज़मीन खरीदनी है, अपनी जो है कंपनी को खड़ा करना है, उसमें पैसा लगाना है, सब कुछ करना है, और ये काफ़ी आसान है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है ना कि चाइना के निवेशक आए, भारत की जमी जमाई कंपनियां हैं, उनमें अपना पैसा लगा दिया। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि जैसे कि भाई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो समझ गए ना, ये इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जिनकी शुरुआत जो है ज़मीन से की जाती है, बिल्कुल, है ना, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ, कीप आउट का मतलब है बाहर रखना, केप्ट आउट ऑफ द परव्यू। परव्यू का मतलब क्या होता है, परव्यू का मतलब होता है दायरा या फिर विस्तार या फिर क्षेत्र।
एज दे डू नॉट पॉज अ थ्रेट ऑफ टेक ओवर। एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई देखो भय क्या लगा हुआ है, डर ये लगा हुआ है कि ये जो चाइना के लोग जो कि निवेश करेंगे ना भारत की कंपनीज में, है ना, तो भारत की कंपनीज जो है इस समय बहुत ही खराब हालत में, तो चाइना जो है ना पूरा की पूरा इन कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले सकता है, ये भय लगा हुआ है हमें। तो लेकिन अगर हम चाइना को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप अपना अगर कुछ उद्योग वगैरह लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, शुड हैव बीन केप्ट आउट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शुड हैव बीन केप्ट आउट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है इनको बाहर रखा जाना चाहिए था, इनको दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए था। क्यों? एज यानी कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर देना था भारत सरकार को। क्यों? दे डू नॉट पॉज, पॉज का मतलब है खड़े करना, एज दे डू नॉट पॉज है थ्रेट का मतलब है खतरा, ऑफ टेक ओवर का मतलब है किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना, ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भारत में ये जो वर्तमान में जो कंपनीज हैं या जो वर्तमान में जो व्यापार है ना, उन व्यापारों को ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट से कोई खतरा नहीं है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को ये जो सरकार ने रोक लगाई है, इस रोक के दायरे से बाहर रखा जा सकता था। टू द कॉन्ट्ररी, अब ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है ना, कि इनसे कोई खतरा तो है नहीं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में, इसके विरोध में अगर हम बात करें, इसके विपरीत, टू द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज एंड बिजनेसेस इन द कंट्री। इसके विपरीत ये जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं ये नई क्षमताएं विकसित करते हैं, नए बिजनेस जो है भारत में इससे पैदा होते हैं। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। आगे देखते हैं। ए डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड, ए डिस्टिंक्शन का मतलब है भेद या फिर अंतर, शुड ऑल्सो हैव बीन मेड, शुड हैव बीन और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि एक अंतर बनाया जाना चाहिए था, एक बारीक अंतर बनाया जाना चाहिए था, बेस्ड ऑन, और इस अंतर को आधारित होना था। बेस्ड ऑन का मतलब है कि भाई इस पर आधारित एक बारीक भेद जो है बनाया जाना चाहिए था। द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, कि भाई जो निवेश करने वाले लोग हैं ना उनकी हमें इकाई बना देनी थी, है ना, इकाई बना देनी थी। जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट नेसेसरीली बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर एंड रनिंग अ बिजनेस। एक और टर्म आई है, काफ़ी सारी टर्म है इसमें। वेंचर, वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई भी उद्योग, है ना, उसको बोलते हैं वेंचर। कोई आप नया उद्योग शुरू करना चाह रहे हो तो उसको बोलेंगे वेंचर। अब देखो एक शब्द आया हमारे पास, क्या, वेंचर कैपिटल फंड। क्या होता है वेंचर कैपिटल फंड? देखो वेंचर कैपिटल फंड का मतलब होता है कि कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में जो पूंजी लगाई जाती है ना उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। अब देखो वेंचर कैपिटल फंड्स में कुछ ऐसे निवेशक होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड में, कि कुछ ऐसे निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, या फिर जो मध्यम दर्जे के उद्योग है उनमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, वे मतलब ये क्या है कि भाई ये निवेशक हैं, ये कोई कंपनी नहीं है जो हड़प लेंगी आपकी कंपनीज को। कि भाई जैसे भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में चाइना के कुछ निवेशक हैं, वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, उनको कंपनी का कंट्रोल लेने से कोई मतलब नहीं है। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। अब देखो बता रहा है कि वेंचर कैपिटल फंड्स कौन होते हैं, आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर, कि कुछ वे वित्तीय निवेशक होते हैं, हु मे नॉट नेसेसरीली बी इंटरेस्टेड, वो जरूरी रूप से आवश्यक नहीं है कि वे इंटरेस्टेड हो, कि उनकी रुचि हो, इन टेकिंग ओवर, टेकिंग ओवर का मतलब है कब्जा कर लेना, नियंत्रण कर लेना, एंड रनिंग ए बिजनेस, यानी कि काफ़ी सारे निवेशक होते हैं वे सिर्फ पूंजी लगाना चाहते हैं और उनको जो है किसी बिजनेस को हड़पना या बिजनेस को, रनिंग ए बिजनेस मतलब बिजनेस को चलाना, उनको बिजनेस को चलाने वालाने से कोई मतलब नहीं होता। तो हम जो है इनको परमिशन दे सकते थे। आगे देखते हैं कि वाइल, जबकि द FDI रूट हैज़ बीन प्लग्ड, वाइल, जबकि हम क्या देख सकते हैं अभी, FDI रूट, कि ये जो FDI का रास्ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये जो मार्ग है, हैज़ बीन प्लग्ड, इसको तो बंद कर दिया गया है। प्लग का मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना, कि भारत सरकार ने इसको तो रोक दिया, इसको तो बंद कर दिया है। इट इज़ नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई उस निवेश का क्या होगा, दैट कम जो कि आता है थ्रू, किसके माध्यम से, द मार्केट रूट। ठीक है, FDI को तो बंद कर दिया आपने, लेकिन बाजार के रास्ते से जो, ये भाई ये तो था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समझ गए ना आप, FDI तो क्या था, बिल्कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो सीधा सीधा पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा बाजार में, है ना, चाइना की जो बाजार की वस्तुएं जो इंडिया के बाजार में आती हैं, उनको रोकने के लिए उनका क्या होगा, उसके बारे में भारत सरकार ने क्या किया है। आगे देखते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का क्या काम है, ये जो हमारा एक तरीके से शेयर मार्केट है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है ना, एक तरीके से कह सकते हो आप। ये एक
एक तरीके से उसको रोकने वाली एक संस्था है सेबी, है ना, उसको कंट्रोल करती है सेबी। सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव, ये जो शब्द है ना मिसिव, इस मिसिव का मतलब होता है राजनीतिक पैगाम या फिर औपचारिक संदेश, है ना, एन ऑफिशियल फॉर्मल लेटर। तो सेबी जो है इसने संदेश भेज दिए हैं किनको, टू कस्टडियंस। कस्टडियंस का मतलब होता है संरक्षक, कि भाई कोई चीज़ किसके कंट्रोल में है उसको उसका कस्टडियन कहा जाता है ना। टू कस्टडियंस आस्किंग फॉर मतलब इस बात की मांग करते हुए, ये पूछते हुए, डिटेल्स ऑफ चाइनीज होल्डिंग्स। चाइनीज होल्डिंग्स का मतलब है कि भाई चाइना के लोगों ने कितनी पकड़ बना रखी है यहाँ पे, चाइना के लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है इस जगह, इन लिस्टेड एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब है यहाँ पे कोई भी इकाई या फिर कोई भी कंपनी। तो ये जो सेबी है, इस सेबीज ने कुछ कंपनीज जो हैं उन कंपनियों को नोटिस भेजा है या उन कंपनीज को संदेश भेजा है कि आप हमें ये बताओ कि आपकी कंपनी में चाइना का कितना पैसा लगा हुआ है ना, इस बात की पूछताछ सेबी ने की है। हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये सब कुछ कैसे नियंत्रित होगा, है ना, कि कैसे नियंत्रित किया जाएगा इस चीज़ को। एंड अगेन दोबारा से, व्हाट हैपन टू एफडीआई दैट कम्स इन थ्रू एंटाइटीज। अब देखो एडिटोरियल ने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि दोबारा से इस बात का हमें ध्यान रखना है कि व्हाट हैपन्स टू एफडीआई, कि उस एफडीआई का क्या होगा, उस प्रत्यक्ष निवेश का क्या होगा जो कि आता है, दैट कम्स इन, जो कि भारत में आता है, थ्रू किसके माध्यम से, थ्रू एंटाइटीज, उन कंपनियों के माध्यम से रजिस्टर्ड इन कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया बट विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ऑनरशिप टू चाइना। पहले तो यहाँ तक इसका अर्थ समझ लो पूरा कि कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में एक एक शब्द को समझते हैं। एडिटोरियल कहना चाहता है भाई देखो, जैसे कि ये है चाइना, चाइना का बिजनेस होता है किसके साथ, जापान के साथ, है ना, बढ़िया अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं ये दोनों की दोनों। ठीक है, भारत ने प्रतिबंध लगा दिया कि भारत में एफडीआई नहीं आ सकता, यानी कि ये रहा हमारा भारत। तो भारत ने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई जो भी भारत के जो बॉर्डर के जो भी देश है ना, उन बॉर्डर से कोई भी विदेशी निवेश नहीं आ सकता। लेकिन मानो कि जापान से तो नहीं लग गई ना रोक, आपने भारत ने रोक लगाई है, वो लगाइए जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन देशों पर रोक लगाइए। अब एडिटोरियल ये बात करता है कि भारत का पड़ोसी देश तो भारत में एफडीआई नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा देश भारत में एफडीआई करता है जिसके हित चाइना से जुड़े हुए हैं, तब आप क्या करोगे कि भाई ठीक है चाइना का एफडीआई रुक गया, लेकिन चाइना की जापान से बहुत अच्छी सांठगांठ है, जापान का और चाइना का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, तो जापान जो है एफडीआई करेगा भारत में और वो अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को फायदा पहुंचा सकता है, तो इसको रोको, इसको कैसे रोकोगे, ये एडिटोरियल यहाँ कहना चाहता है। अब समझते हैं इस लाइन को, है ना। उस एफडीआई का क्या होगा जो कि भारत में आता है उन इकाइयों के माध्यम से जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, दैट डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर, कि भाई उनकी सीमा भी भारत से लगी हुई नहीं है, बट विच में ट्रेस का मतलब है यहाँ पे कि भाई उनका रास्ता जो है ना वो चाइना तक जाता है एक तरीके से, विच में ट्रेस देयर बेनिफिशियल ऑनरशिप टू चाइना, बेनिफिशियल ऑनरशिप टू चाइना, यानी कि फाइनली जो मालकियत, फाइनली जो फायदा पहुंचेगा वो फायदा चाइना को पहुंचेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कंपनीज है ना, जो कि एक तरीके से जैसे कोई जापान की कंपनी हो गई, वो पैसा लगाएगी तो उस पैसे का फाइनली जो मालकियत है वो चाइना के पास जाएगी, उसको कैसे रोकोगे। एंड नाउ दैट द वॉल हैज़ बीन रेज्ड, एडिटोरियल कहता है कि ठीक है अब हमने क्या किया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। दीवार खड़ी कर दी है का मतलब एक तरीके से हमने रोक लगा दी है, ठीक है ना, कंट्रोल को एक तरीके से एफडीआई को रोकने के लिए हमने वॉल खड़ी कर दी है। अप्रूवल्स शुड बी क्विक, अब एडिटोरियल बात करता है कि अप्रूवल, कि अगर ठीक है आपने रोक तो लगा दी, लेकिन अब जो भी अप्रूवल आते हैं ना गवर्नमेंट के पास, भाई गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप एफडीआई करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेना होगा, तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अप्रूवल जो है वो तुरंत किया जाना चाहिए, है ना, उसमें जो है लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। अप्रूवल शुड बी क्विक फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस। स्टार्टअप स्पेस का मतलब है कि भाई ये कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है वो अपना नया स्टार्टअप, एक नई कंपनी अपनी शुरुआत करना चाहती है, तो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि कोई भी निवेश के प्रपोजल की खास करके तकनीकी के क्षेत्र में कुछ भी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है वो कुछ नया करना चाहती है और उसके लिए प्रस्ताव लेके भारत सरकार के पास आती है, तो भारत सरकार को जो है जल्दी से जल्द परमिशन उसको देनी चाहिए। वेयर, अब देखो टेक्नोलॉजी के संबंध में बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी के संबंध में जो उद्योग धंधे होते हैं ना टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनमें क्या होता है, कैश बर्न इज हाई। क्या लिखा हुआ है शब्द, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द हमारा कैश बर्न। कैश बर्न का मतलब है, बर्न का मतलब होता है जलना, कैश बर्न का मतलब है कि ऐसे उद्योग धंधे जिनमें ज़्यादा पैसा लगता है, कैश बर्न इज हाई। तो ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो उद्योग धंधे हैं ना, इनमें क्या है, पैसा ज़्यादा लगता है ना, इनके जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ होती है ना उनमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, कैश बर्न इज हाई। एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
जो भी निवेशक वर्तमान में हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आर ऑफन टैप्ड, आर ऑफन टैप। अब देखो ये जो टैप शब्द लिखा हुआ है ना, इसको समझना। टैप समबडी टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चुनना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारे जो निवेशक हैं ना, उनको अक्सर चुना जाता है फॉर अ टॉपअप इन्वेस्टमेंट। टॉपअप का मतलब होता है कि जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया तो उसमें टॉपअप कराओ, इसी तरह से कुछ व्यक्ति होते हैं, उन कुछ निवेशक होते हैं, उन निवेशकों की ज़रूरत पड़ती है बार बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि वे और निवेश को बढ़ाएं, है ना। टॉपअप का मतलब है कि भाई इन्वेस्ट को और बढ़ाओ। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई तो हमें जो है ना, अब रोक लगा दी है वो तो ठीक है, लेकिन रोक लगाने के बाद में अगर अप्रूवल की कोई भी बातें आती हैं तो अप्रूवल जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ पर की जो है पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो इसकी वोकेब जो है आप एक बार देख लेना, मैंने सारी की सारी आपको समझा दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है इसको डाउनलोड कर लेना।